वो जब नींद से उठती है वो देखती है उसका हाथ उसके हस्बैंड के हाथ के साथ हथकड़ी से बंधा है। वो उससे सवाल करती है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को गोली से उड़ा लेता है। ये देखकर एमा की जान हलक में आ गई है। उसका चेहरा खून से ढका है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं। वो बस किसी तरह यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन उसका पति माइक उसके लिए ये इतना आसान छोड़कर नहीं गया है। अब अपने दिमाग को थोड़ा शांत करने के बाद एमा माइक की गन उठाती है। वो गोली चलाती है हथकड़ी तोड़ने के लिए, लेकिन बंदूक में सिर्फ एक ही गोली थी जिसे माइक अपने भेजे में उतार चुका है। एमा नाइट ड्रेस में थी तो वो अपने कपड़े चेंज करना चाहती है। वो माइक की लाश को घसीटते हुए लेकर जाती है, लेकिन अब वहाँ कोई कपड़ा नहीं है सिवाय उसके शादी के जोड़े के। माइक ने इसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा था। जैसे ही वो ड्रेस उठाती है उसके पीछे उसे एक तिजोरी नजर आती है। वो इस ड्रेस को माइक की बॉडी को खींचने के लिए काम में लाती है। वो खुद माइक की शर्ट उतार कर पहन लेती है। वो उसके साथ सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन वो माइक की बॉडी के साथ लोटे खाते हुए सीढ़ी से नीचे गिरती है। बाहर खून जमाने वाली ठंड है। इतनी ठंड में बिना कपड़ों के नंगे पांव बाहर जाना जोखिम भरा है। एमा दरवाजा बंद करती है। वो मदद बुलाने के लिए एक कॉल करना चाहती है, लेकिन माइक उसका फोन भी पानी में डालकर गया है। वो फोन को फ्लावर पॉट से बाहर निकालती है। फोन स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन उसका डिस्प्ले पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब एमा किचन में जाती है। वो वहाँ एक चाकू तलाश करती है, लेकिन वहाँ मौजूद हर एक चीज वहाँ से गायब थी। लेकिन माइक की पूरी कोशिश के बावजूद शायद उससे एक भूल हो गई है। वो कार की चाबी छिपाना भूल गया है, लेकिन कार गैराज में है और अब एमा को नंगे पांव जमीन पर पड़ी बर्फ से होते हुए वहाँ पहुँचना होगा। अब एमा अपने पैरों में कपड़ा लपेटकर माइक के बॉडी को घसीटते हुए गैराज तक पहुँच जाती है। वो माइक को उठाकर किसी तरह कार में डालती है, लेकिन शायद उसने माइक को थोड़ा हल्के में ले लिया। हालांकि कार चालू तो हो गई थी, लेकिन वो आगे नहीं जा सकी क्योंकि माइक ने पहले ही कार से पेट्रोल को पूरा ड्रेन कर दिया था ताकि एमा को भागने का कोई मौका न मिल सके। अब अचानक से कार में माइक की पहले से रिकॉर्डेड आवाज सुनाई देती है। दरअसल आज इनकी शादी की पहली सालगिरह थी, लेकिन इस साल माइक जो एक बड़ा वकील था उसका करियर लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा था और वो एमा से बेवफाई करने लगा था। लेकिन एमा भी पीछे नहीं थी। वो भी माइक के अंडर काम करने वाले जैक के साथ रिलेशन में थी। माइक की रिकॉर्डिंग से एमा को पता चलता है कि माइक को इसके बारे में शुरू से पता था। वो एमा से आज उसका प्रतिशोध लेना चाहता है। अब एमा अपने हस्बैंड की बॉडी को खींचते हुए वापस घर के अंदर आ जाती है। वो अपना चेहरा साफ करती है। वो स्टोर रूम में जाती है, लेकिन माइक ने वहाँ मौजूद सारे टूल्स को भी पहले ही वहाँ से हटा दिया था। अब अचानक तेजी से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। ये जैक है। वो एमा को बताता है कि मुझे तुम्हारे फोन से एक मैसेज आया था जिसमें तुमने मुझे मिलने के लिए यहाँ बुलाया था। एमा समझ जाती है कि ये भी माइक की ही प्लानिंग का एक पार्ट है। जैक माइक को मरा हुआ देखते ही समझ जाता है कि उसने खुद को क्यों मारा है। माइक एमा को बताता है कि माइक की लॉ कंपनी को अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उसे यकीन था कि उसका जेल जाना तय है, इसलिए उसने खुद के साथ एमा और जैक को भी ले डूबने की रणनीति बनाई होगी। उसी समय दो आदमी घर की तरफ आते हैं। जैक को कुछ अनहोनी होने की बू आती है। वो गुर्राते हुए उनसे यहाँ से चले जाने को कहता है, लेकिन अगले ही पल वो जैक की जान ले लेते हैं। एमा डर से सहम गई है। वो माइक की बॉडी को अपने साथ खींचते हुए खुद को एक कोने में छुपा लेती है। वो दो आदमी अभी भी घर के अंदर है और उनमें से एक जैक को जान से मारने का विरोध कर रहा था। उनकी बातों से पता चलता है कि ये कातिल है जिन्हें माइक ने एमा और जैक को मारने के लिए चुना था। जब वो बेडरूम में प्रवेश करते हैं तो एमा जल्दी से लाश को खींचते हुए स्टोर रूम में चली जाती है, लेकिन लाश को खींचते हुए खून के निशान किलर टॉम का ध्यान आकर्षित करते हैं। वहाँ एमा को एक बोर्ड दिखाई पड़ती है। वो इससे भाग तो नहीं सकती, लेकिन वो इसके लंगर से माइक का हाथ काट सकती है। खून के निशानों को पीछा करते हुए कातिल टॉम वहाँ पहुँच जाता है। एमा खुद को छुपाकर एक कपड़े से खुद को ढक लेती है। वो अपनी सांसें थाम लेती है। टॉम को माइक की खून से लथपथ बॉडी दिखाई दे जाती है। वो एमा को नहीं देख पाता और लहूलुहान लाश को देखकर घबराते हुए वहाँ से भाग जाता है। अब जब वो फिर से वहाँ वापस आता है तब तक एमा कार के नीचे छिप गई थी। इस जगह अब दो लाशें मौजूद है। फिर भी विलियम यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी नजर इस घर के अंदर मौजूद उस तिजोरी पर है। उसे पता है कि इस तिजोरी को माइक और एमा ही खोल सकते हैं, और क्योंकि अब माइक तो मर चुका है तो एमा को ढूंढना ही उनके पास आखिरी रास्ता है। अब विलियम का ध्यान एमा के पैरों पर लगे खून के फुटप्रिंट्स पर जाता है। अब विलियम निश्चिंत हो जाता है कि एमा जरूर कहीं आसपास ही कहीं छुपी है और वो नंगे पांव ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। वही कार के नीचे पड़े हुए एमा ये सब सुन रही थी। वो डर और ठंड से कांप रही थी। वो सोचती है कि वो किसी तरह इस मुसीबत से निकल पाएगी। एमा खून से सनी हुई थी। वो खुद को ठंड से बचाने के लिए वो अपने नंगे पांव को वेडिंग गाउन से लपेट लेती है। यहाँ उसके हाथ एक पेट्रोल टैंक लग जाता है, जिसके पेट्रोल को कार में डालकर वो यहाँ से निकल सकती है। उधर कातिलों को पता चलता है कि तिजोरी को खोलने के लिए न सिर्फ पासवर्ड की बल्कि फिंगरप्रिंट की भी जरूरत पड़ेगी। वो काम को आपस में बांट लेते हैं। टॉम को माइक की बॉडी यहाँ तक खींचकर लानी है और विलियम एमा को खोजने जाएगा। उधर एमा फ्यूल टैंक को घसीटते हुए गैराज की तरफ बढ़ रही है। अब वो किसी तरह छिपते छिपाते कार तक पहुँच जाती है। अब वो जल्दी से टैंक से पेट्रोल को कार में भरने लगती है, लेकिन इस काम के दौरान जो आवाजें हो रही थी वो विलियम का ध्यान उसकी ओर खींचती है। अब विलियम भी कार के पास पहुँच जाता है। उसे वहाँ देखकर एमा कार के पीछे छिप जाती है, लेकिन एमा की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए विलियम कार के टायर्स को पंक्चर करने लगता है। अब मौका पाकर एमा यहाँ से निकल जाती है। वो टॉम को माइक की लाश को खींचकर ले जाते हुए देखती है। वो जल्दी से एक बेसमेंट में खुद को छुपा लेती है, लेकिन इत्तेफाक से विलियम की नजर इस जगह पर भी पड़ जाती है। वो एमा को ढूंढने यहाँ भी चला आता है। एमा के पास कुछ सोचने का भी समय नहीं है। वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन ऊपर टॉम था। अब उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची है। वो विलियम को ऊपर आते हुए देखती है। अब एमा को एक तरकीब सूझती है। वो कार की चाबी से कार का अलार्म चालू कर देती है, जिससे भ्रमित होकर विलियम और टॉम यहाँ से चले जाते हैं। अब उसे जैक के कपड़े और जूते पहनने का मौका मिल जाता है। वो विलियम के ऊपर एक गोल्ड स्टिक से अटैक करती है। अटैक इतना जोरदार था कि विलियम लकड़ी का फर्श तोड़ते हुए नीचे गिरता है। वो बेहोश हो चुका है। अब टॉम जो विलियम को देखने वहाँ आता है वो भी एमा के वार से नहीं बच पाता। अब एमा जल्दी से जाके कार में बैठती है। वो जैसे ही कार को स्टार्ट करने जाती है, विलियम वहाँ पहुंचकर एमा को कार से बाहर खींच लेता है। वो एमा को मारकर
बेहोश कर देता है और जब एमा को होश आता है वो खुद को एक बार फिर माइक की बॉडी से खुद को बंधा हुआ पाती है। विलियम उसके पास आता है और एमा को पीटने लगता है, लेकिन टॉम जिसके अंदर थोड़ी इंसानियत थी वो विलियम को माइक की बंदूक दिखाकर एमा से दूर कर देता है। इन दोनों को ही ये नहीं मालूम कि माइक की ये बंदूक खाली है। अब इस रहम के बदले एमा टॉम को पासवर्ड बता देती है। विलियम पासवर्ड डालता है, फिर माइक की बॉडी को खींचकर उसका फिंगरप्रिंट तिजोरी पर लगाता है, लेकिन तिजोरी के अंदर कोई डायमंड्स नहीं थे जैसा कि माइक ने उसे बताया था। उसके अंदर एक आरी थी जिसमें लिखा था कि डायमंड्स एमा के नेकलेस के अंदर है। दरअसल माइक ने एमा को एक ऐसा खास नेकलेस पहनाया हुआ था जिसे एक बार पहनने के बाद खोला नहीं जा सकता। विलियम तुरंत समझ गया कि माइक ने तिजोरी में ये आरी किस मकसद से रखी थी, लेकिन टॉम जो एमा को जान से मारने के खिलाफ था वो एमा के नेकलेस को काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन विलियम उसे बंदूक के बट से मारकर गिरा देता है। अब विलियम एमा के ऊपर फायर करता है, लेकिन गोली खत्म हो चुकी थी। विलियम और एमा आपस में भिड़ जाते हैं। तभी पीछे से टॉम जागता है और विलियम को दबोच लेता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो दीवार पर लगे हैंगर में गड़कर मारा जाता है। एमा शिकंजा उठाती है और विलियम पर तेज वार करती है। वो उसे माइक की बॉडी के साथ हथकड़ी से बांध देती है। अब वो जल्दी से जाके कार में बैठती है, लेकिन जैसे ही कार को स्पीड देती है और विलियम को ठोकर मारती है, लेकिन टायर फटे होने की वजह से वो कार से नियंत्रण खो देती है और बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद उसे होश आने पर एमा घिसकते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन एक बार फिर से विलियम उसे आकर पकड़ लेता है। वो उस पर चाकू से वार करता है, लेकिन एमा उससे डटकर मुकाबला करती है। वो चाकू उठाकर विलियम के सीने में ठोक देती है। तभी अचानक से बर्फ की परत टूट जाती है और विलियम माइक की बॉडी के साथ पानी के अंदर समाने लगता है, लेकिन विलियम अभी भी एमा को आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उससे जद्दोजहद करते हुए एमा विलियम की आंखों में चाकू घुसा देती है। वो किसी तरह से तैर के तले पर आने की कोशिश करती है। वो दम घुटकर मरने ही वाली थी, तभी उसका हाथ एक बर्फ की एक कमजोर परत पर पड़ जाता है। अब एमा बाहर आ जाती है। वो बाहर आते ही अपनी वेडिंग रिंग उतार कर फेंक देती है। लोग कहते हैं कि शादी प्यार की कब्र होती है, लेकिन उसके लिए ये कब्र से भी कहीं ज्यादा भयावह थी।